तो आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान का निर्माण। एक ऐसा टॉपिक जो हर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में किसके द्वारा रखा गया था? क्वेश्चन इज, बाय whom was the idea of forming a constituent assembly for India first put forward in 1934? आपके विकल्प हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम.एन. रॉय, सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या डी महात्मा गांधी। ये बहुत ही फाउंडेशनल सवाल है, तो इसका सही जवाब है बी एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। ज्यादातर लोग शायद कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नाम सोच रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, और यही इसकी खास बात है। ये विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था, जो उस समय भारत में साम्यवादी आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे। अच्छा। तो कांग्रेस से भी पहले उन्होंने ये विचार दिया। उसके एक साल बाद मतलब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर ये मांग उठाई कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। समझ गया। तो विचार आया एम.एन. रॉय से और उसे राजनीतिक मुख्यधारा में कांग्रेस लेकर आई। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न 2, ब्रिटिश सरकार ने किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था? Through which proposal did the British government accept the demand for a constituent assembly in principle for the first time? Options हैं A. क्रिप्स प्रस्ताव 1942, B. कैबिनेट मिशन प्लान 1946, C. अगस्त प्रस्ताव 1940 या D. माउंटबेटन योजना 1947। हाँ, तो मांग तो 1935 में रख दी गई थी, लेकिन जैसा होता है ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने में थोड़ा समय लगाया। इसका सही उत्तर है सी. अगस्त प्रस्ताव 1940। ये पहली बार था जब उन्होंने इन प्रिंसिपल या कहें कि सैद्धांतिक रूप से ये बात मानी। तो ये सिर्फ एक सैद्धांतिक सहमति थी, असल में गठन नहीं हुआ था। बिल्कुल सही, बस कागज पर मान लिया था। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, लेकिन उसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत के लिए एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग संविधान सभाएं बने, और अंत में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही असल में संविधान सभा का गठन हो पाया। ठीक है, तो अब गठन की बात करते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 3, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? What was the total number of members of the Constituent Assembly fixed under the Cabinet Mission Plan? विकल्प हैं A. 389, B. 296, C. 299 या D. 412। ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है A. 389। कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई थी, उसने कुल 389 सीटें तय की थीं। और इन सीटों का बंटवारा कैसे हुआ था? हाँ, वो भी जानना जरूरी है। इन 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था। और बाकी? और बची हुई 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से भी 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने जाने थे। तो ये काफी विस्तृत योजना थी। बहुत बढ़िया। चलिए अब सभा की पहली बैठक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? Who was elected as the temporary president of the first meeting of the Constituent Assembly, December 9, 1946? आपके ऑप्शंस A. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B. H.C. मुखर्जी, C. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, D. B.N. राव। पहली बैठक। इसका सही उत्तर है सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी? स्थायी क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। देखिए, जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। इसलिए विवाद से बचने के लिए एक फ्रांसीसी प्रथा का पालन किया गया। वो क्या थी? कि सभा के जो सबसे वरिष्ठ, सबसे उम्रदराज सदस्य होते हैं, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। उस समय वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में सभा ने ठीक से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। ये तो बहुत ही समझदारी भरा कदम था।
अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 5। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन किसने पेश किया? Who moved the historic objectives resolution in the Constituent Assembly on December 13, 1946? विकल्प हैं ए. सरदार पटेल, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या डी. J.B. कृपलानी। जी ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। इसका सही उत्तर है बी. जवाहरलाल नेहरू। और ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? ये एक तरह से संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इसे पेश किया और इसमें बताया गया कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, हमारे संविधान के मूल सिद्धांत और दर्शन क्या होंगे। तो क्या यही बाद में प्रस्तावना बना? बिल्कुल, इसी प्रस्ताव का जो बदला हुआ रूप है वही आज हमारे संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल है। और इसे सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से, मतलब बिना किसी विरोध के, स्वीकार कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद जब संविधान सभा विधायिका यानी लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में मिलती थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? After the passage of the Indian Independence Act 1947, who presided over the Constituent Assembly when it met as a legislative body? और आपके विकल्प हैं ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. G.V. मावलंकर, सी. जवाहरलाल नेहरू या डी. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। इसका सही जवाब है बी. G.V. मावलंकर। तो मतलब अध्यक्ष बदल जाते थे? जे 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम ने सभा को 2 काम सौंपे। एक, देश के लिए संविधान बनाना और दूसरा, देश के लिए आम कानून बनाना, मतलब एक संसद की तरह काम करना। अच्छा, दोहरी भूमिका। हाँ, तो जब सभा संविधान बनाने के लिए मिलती थी तब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, लेकिन जब वही सभा कानून बनाने के लिए एक विधायिका के रूप में मिलती थी तो उसकी अध्यक्षता G.V. मावलंकर करते थे। बहुत दिलचस्प। अब अगला सवाल, प्रश्न 7। संविधान सभा के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट्स निम्नलिखित में से कौन थे? Who among the following were the vice presidents of the Constituent Assembly? ऑप्शंस है ए. केवल H.C. मुखर्जी, बी. केवल V.T. कृष्णमाचारी, सी. H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी दोनों या डी. B.N. राव। ये एक और ऐसा तथ्य है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। इसका सही उत्तर है सी, यानी H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी दोनों। मतलब एक नहीं बल्कि 2 उपाध्यक्ष थे। जी बिल्कुल, हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी दोनों को उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण तारीखों पर आते हैं। प्रश्न 8। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? When did the Constituent Assembly adopt the national flag? विकल्प हैं ए. 15 अगस्त 1947, बी. 26 जनवरी 1950, सी. 22 जुलाई 1947, डी. 24 जनवरी 1950। सही जवाब है सी, 22 जुलाई 1947। यानी आजादी से भी पहले। हाँ, आजादी से कुछ हफ्ते पहले संविधान सभा ने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया बल्कि ये सब जरूरी काम भी किए। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत? हाँ, वो भी जरूरी है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, अब संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति पर आते हैं। प्रश्न 9। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? When was the drafting committee of the Constituent Assembly formed? ऑप्शंस हैं ए. 29 अगस्त 1947, बी. 13 दिसंबर 1946, सी. 26 नवंबर 1949 या डी. 26 जनवरी 1948। सारी समितियों में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका सही जवाब है ए. 29 अगस्त 1947। आजादी के ठीक बाद? हाँ, आजादी के सिर्फ 14 दिन बाद। इसका काम था नए संविधान का एक मसौदा या कहें कि ड्राफ्ट तैयार करना। इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष, जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। बिल्कुल। अब एक ऐसा सवाल जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न 10। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा?
What was the total time taken to frame the constitution? विकल्प A 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, B 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, C 3 वर्ष 1 महीना 10 दिन या D 3 वर्ष पूर्ण। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और परखा था और जो ड्राफ्ट बना उस पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। और खर्च कितना आया था? उस समय इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। जाहिर है इतने बड़े काम में समय और साधन तो लगते ही हैं। अगला सवाल, प्रश्न 11। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को अपवहन समिति, ड्रिफ्टिंग कमेटी कहकर उसकी आलोचना की थी? Who among the following criticized the Constituent Assembly by calling it a drifting committee? विकल्प हैं A. विंस्टन चर्चिल, B. ग्रैनविले ऑस्टिन, C. निजरुद्दीन अहमद या D. लॉर्ड साइमन। ये एक मजेदार किस्सा है। इसका सही उत्तर है C. निजरुद्दीन अहमद। ये कौन थे? वो खुद संविधान सभा के ही एक सदस्य थे। कुछ आलोचकों को लगता था कि संविधान बनाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो निजरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति पर एक तरह से तंज कसते हुए उसे ड्राफ्टिंग कमेटी की जगह ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। ड्रिफ्टिंग कमेटी मतलब एक ऐसी समिति जो दिशाहीन होकर बस बहती जा रही है। ये उनकी आलोचना करने का एक तरीका था। दिलचस्प। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 12। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, लीगल एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? Who was appointed as the constitutional advisor, legal advisor to the Constituent Assembly? Options A. B.N. Rao, B. K.M. मुंशी, C. S.N. मुखर्जी या D. B.R. अम्बेडकर। एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। सही जवाब है A. सर B.N. राव। इनकी क्या भूमिका थी? उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक या कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था। वो एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे और उन्होंने ही संविधान का पहला कच्चा मसौदा तैयार किया था। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समझ गया। अब एक कलात्मक सवाल। प्रश्न 13। भारतीय संविधान का सुलेखन, कैलीग्राफी, मूल रूप से किसके द्वारा किया गया था? By whom was the calligraphy of the original Indian Constitution done? विकल्प A. नंदलाल बोस, B. ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, C. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या D. वसंत कृष्ण वैद। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा मूल संविधान टाइप नहीं किया गया था, उसे हाथ से लिखा गया था। और ये काम किसने किया था? ये काम किया था C. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उन्होंने इसे बहुत ही सुंदर इटैलिक स्टाइल में लिखा था। और नंदलाल बोस का क्या योगदान था? नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जैसे शांति निकेतन के कलाकारों ने मूल संविधान के पन्नों को सुंदर चित्रों से सजाया था। तो लेखन का काम रायजादा ने किया और सजावट का काम इन कलाकारों ने। क्या बात है। चलिए अब अंतिम चरण की ओर। प्रश्न 14। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में शामिल थे The Constitution as adopted on November 26, 1949 contained A. एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, B. एक प्रस्तावना, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, C. 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां या D. 380 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियां। इसका सही उत्तर है A. जो मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और प्रस्तावना? एक जरूरी बात यह है कि प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू होने के बाद लागू किया गया था। ठीक है। अब आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 15। संविधान सभा की मोहर, सील के रूप में किस प्रतीक को अपनाया गया था? Which symbol was adapted as the seal of the Constituent Assembly? आपके विकल्प हैं A. शेर, B. कमल, C. हाथी या D. चक्र। इसका सही जवाब है C. हाथी। संविधान सभा के प्रतीक या मुहर के तौर पर हाथी को अपनाया गया था। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे आज के 15 सवाल। हाँ, और हमने भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी यात्रा को एक तरह से कवर कर लिया। आज का ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य बताइए।